नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी एक नेक्स्ट क्लास में, जहां अपन कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू जो अपन ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स बोले तो सांख्यिकी का एक परिचय, उसके अपन कुछ एमसीक्यू करेंगे ताकि अपना चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 ईस्वी में किस उद्देश्य से किया गया था। तो पहला ऑप्शन है गणितीय प्रायिकता के अध्ययन हेतु, दूसरा ऑप्शन है राज्य की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के वर्णन हेतु, सी ऑप्शन है जनसंख्या गणना हेतु और डी ऑप्शन है व्यापारिक लेखांकन हेतु। तो आप सबको पता है कि जब स्टैटिक्स शुरुआती अंश में थी तब स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग केवल और केवल राजाओं के राज्य के कार्य तक ही सीमित थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, राज्य की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के वर्णन हेतु। अब क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सा क्रम स्टैटिक्स शब्द की भाषाई यात्रा को सही दर्शाता है। तो जो इसका भाषाई क्रम है वो लैटिन से स्टार्ट हुआ था और अंग्रेजी तक चला था। तो लैटिन में स्टेटस, फिर उसके बाद इटली में आया उसमें स्टेटा आया, फिर जर्मनी में आया स्टैटिक हुआ और उसके बाद अंग्रेजी में स्टैटिक्स हुआ। तो बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, स्टेटस, स्टेटा, स्टैटिक और स्टेटस। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं कि सांख्यिक बोले तो स्टैटिक्स शब्द के बहुवचन रूप का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या अर्थ है। तो बहुवचन के रूप में स्टैटिक्स का अर्थ होता है संख्यात्मक तथ्य या आंकड़े, और एक वचन के रूप में होता है सांख्यिक विधियां। तो ऑप्शन नंबर सी है न्यूमेरिकल फैक्ट या डाटा, यही इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, उस पर अंडरलाइन करेंगे ताकि अपने क्वेश्चन को अपन ढंग से रीड कर सकें। तो पहला ऑप्शन है कि सभी सांख्यिक समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं। तो जितने भी सांख्यिक में समंक होते हैं या डाटा होते हैं वो कहीं ना कहीं संख्याओं से ही आते हैं। तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिक समंक होते हैं। नहीं, सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिक समंक नहीं होते हैं। कुछ जिनकी जो कुछ विशेषताओं को पूरा करते हैं वही सांख्यिक समंक बनते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ। लेकिन सही करने से पहले अपन आगे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं कि सांख्यिक समंकों में तुलनीयता आवश्यक है। ये बात भी सही है। जब दो अलग अलग डाटा को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए ही तो तुलनीयता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि समंक समूह के रूप में होते हैं। सही बात है, समंक एकल संख्या के रूप में या द्विसंख्या के रूप में समंक नहीं होते। समंक की विशेषता होती है वो एक समूह में होती है। तो गलत ऑप्शन इसमें से कौन हुआ, गलत ऑप्शन हुआ बी नंबर कि सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिक समंक होते हैं। ये कथन क्या हुआ, गलत हुआ। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर पढ़ते हैं और 5 में क्या लिखा है कि यदि किसी अध्ययन में गुणात्मक तथ्यों को संख्या में बदलकर प्रस्तुत किया जाए तो वह किस सांख्यिक विशेषताओं को दर्शाता है। तो सजातीयता को दर्शाता है, यथोचित शुद्धता को दर्शाता है, या संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण को दिखाता है, या पूर्व निर्धारित उद्देश्य को दिखाता है। तो देखो, अगर यदि वह मात्रात्मक तथ्य है, कैसे तथ्य हैं, मात्रात्मक तथ्य हैं, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होंगे। और वही अगर गुणात्मक तथ्य हैं, कैसे हैं, गुणात्मक तथ्य हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उनको चेंज किया जाएगा और चेंज करने के बाद वो क्या होंगे, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे। कैसा होगा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पांचवे का आंसर क्या हुआ, पांचवे का आंसर सी हुआ, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या लिखा है, 6 में एक परिभाषा लिखी है कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटेड एंड प्रोबेबिलिटी। यह कथन किसका है, सांख्यिक अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। ये किस महोदय या किस ने कहा,
पहला ऑप्शन बाउले साहब ने, बॉडिंगटन ने, किंग ने या कॉटेक्स ने। तो इसका सही आंसर होगा बॉडिंगटन महोदय ने कहा कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी होता है। क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान चरण सांख्यिकी विश्लेषण से ठीक पहले आता है। जो अपन ने स्टेप पढ़े थे रिसर्च के, उसमें जो स्टैटिकल एनालिसिस, जहां अपन केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, अपकिरण के माप ये निकालते हैं, उससे पहले क्या आता है? उससे पहले सैम्पलिंग आता है? नहीं। उससे पहले इंटरप्रिटेशन आता है? हाँ। उससे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आता है? हाँ। रिपोर्टिंग राइटिंग? नहीं, बाद में आता है। तो ये 3 ऑप्शन तो पहले आते हैं, लेकिन ठीक पहले कौन आता है? तो ठीक पहले आता है ग्रामिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का चित्र में और ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण आता है। आगे चलें, क्वेश्चन संख्या है 8। 8 में क्या लिख रखा है? लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर का संबंध किससे है? मतलब लॉ ऑफ लार्ज नंबर किसने दिया? फिशर महोदय ने दिया, पेयरसन ने दिया, या फिर बेर्नौली ने दिया, या गॉस ने दिया? तो यह सही आंसर है बर्नौली ने दिया। क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ तो वैज्ञानिक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा योगदान दिया है वो दिखा है। क्या वो सही है? अगर सही है तो क्लिक करना है, नहीं है तो कौन सा गलत है वो बताना है। तो सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर टेस्ट दिया, ये बात बिल्कुल सही है। गॉस्टेन, ठीक है, उन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। गॉल्टन ने रिग्रेशन दिया, ये बात भी सही है। गॉसे ने कोरिलेशन दिया, ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि स्टैटिक्स को अंग्रेजी में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखो, जब अपन ने भाषाई यात्रा पढ़ी थी तब वहाँ पे जब अंग्रेजी भाषा में इसका यूज होने लगा तो वहाँ लोकप्रिय बनाने के लिए सर जॉन स्क्लिनर ने अहम योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, सर जॉन स्क्लिनर। क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 में क्या पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चावल के कुछ दानों को देखकर पूरे बर्तन में के चावल पकने का अनुमान लगाया तो यह किसका उदाहरण है? तो देखो, वर्णनात्मक सांख्यिकी नहीं, क्योंकि वहाँ तो वर्णन होता है। गणितीय सांख्यिकी नहीं, निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी राइट, और अप्लाइड स्टैटिक्स नहीं। तो देखो, अपन क्या करेंगे, कुछ दानों के आधार पे पूरे चावलों का अनुमान लगाएंगे। इसे बोलते हैं निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। इसे क्या बोलते हैं? निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। अब क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 में क्या लिख रखा है कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। ये मत, ये थॉट किसने दिया? ये थॉट किसने दिया? तो सांख्यिकी विज्ञान भी है, कला भी है, ये टिपेक महोदय ने कहा। किसने कहा? टिपेक महोदय ने कहा। तो 12वें का आंसर क्या हुआ? बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी की सीमा नहीं है? मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही लिमिटेशन है और एक ऐसा है जो उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो कौन सी उसकी लिमिटेशन नहीं है वही बतानी है। क्यों? क्योंकि नहीं लिख रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना, पेपर में यही गलत करवाएगी। पहला ऑप्शन है यह केवल समूहों का अध्ययन करती है, ये बात तो सही है, ये तो इसकी लिमिटेशन नहीं हुई। कौन सी सांख्यिकी की सीमा नहीं है? ये केवल समूहों का अध्ययन करती है, ये बात सही है। परिणाम सदैव 100% सही होते हैं, ये बात गलत है।
ये बात तो क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो 100% परिणाम नहीं देती, वो केवल अनुमान लगाती है, और वो भी सटीक सटीक नहीं, एज ए उसके आसपास अनुमान लगाती है। इसका दुरुपयोग संभव है, ये भी इसकी एक सीमा है। विशेषताएं आवश्यक, विशेषज्ञता आवश्यक होती है, किसी एक्सपर्ट आदमी की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ बी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि समंक वे ईंटें हैं जिसने अर्थशास्त्र के नियम बनाए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो ये जब अपन ने स्टैटिक्स का अन्य विषयों से संबंध देखा था, तब वहाँ पे अर्थशास्त्र आया था, और अर्थशास्त्र में मार्शल साहब ने ये बोला था कि समंक वे ईंटें हैं जिनसे अर्थशास्त्र के नियम बनाए जाते हैं। यह कथन मार्शल महोदय का है। तो 14वें का राइट आंसर क्या हुआ? बी नंबर। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है कि इकोनोमीटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जब अर्थशास्त्र और गणित का ज़्यादा यूज होने लगा, तब एक नई ब्रांच निकल के आई जिसे बोलेंगे इकोनोमीटर, अर्थमाप। तो उसका जो प्रयोग करना वो रेगनर फिशर महोदय ने किया। किसने किया? रेगनर फिशर महोदय ने किया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी के वैज्ञानिक स्वरूप का लक्षण नहीं है? मतलब वो वैज्ञानिक है, ठीक है, उसके क्या लक्षण है, लेकिन कौन सा लक्षण नहीं है वो बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि कारण व परिणाम के संबंधों का विश्लेषण, ये तो सही ऑप्शन है, ये वैज्ञानिक है। दूसरा सार्वभौमिक नियम है, ये भी बात सही है। पूर्ण निश्चितता और पूर्व अनुमान क्षमता। तो देखो, एक्यूरेसी, एब्सोल्यूटिव करेक्टिव, मतलब पूर्ण निश्चितता नहीं होती, एक लिमिटेड सेशन तक होती है, 100% सही नहीं होता, इसलिए ये इसका वैज्ञानिक लक्षण नहीं है। तो 16वें का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं, और 17 में क्या लिखा है कि सांख्यिकी अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोजने जैसी है। यह कथन किस संदर्भ में दिया गया है? तो ये कथन जब अपन ने सांख्यिकी का सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध देखा, उस संदर्भ में कहा गया था। तो देखो, गणित की उपयोगिता में कहा गया था? नहीं। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी की आवश्यकता बताते समय कहा गया था, ये बात आपकी बिल्कुल सही। क्वेश्चन संख्या सी, प्रायिकता सिद्धांत में नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जीवन बीमा में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 17 नंबर का बी नंबर राइट हुआ। अब क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं, और 18 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकीय विधियों का कार्य नहीं है? सांख्यिकीय विधियों का कार्य नहीं है। पहला, परिकल्पना प्रशिक्षण करना, ये तो सांख्यिकीय विधियों का कार्य है। अनिश्चितता मापना, ये भी है, अनसर्टेनिटी। उसके बाद है दार्शनिक निष्कर्ष निकालना, ये नहीं है। फोरकास्टिंग करना, ये भी कारण है। तो 18वें का राइट आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 में क्या बोला गया है? 19 में बोला गया है कि सांख्यिकी की प्रकृति आगमनात्मक क्यों कही जाती है? मतलब स्टैटिक्स का नेचर दो तरह से होता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो आगमनात्मक क्या बोलता है? आगमनात्मक बोलता है कि छोटी चीज़ों का अध्ययन करके बड़े का अनुमान लगाएं। मतलब जैसे चावल के 4 दाने लिए और 4 दानों को चेक किया कि पूरे चावल पक गए हैं क्या, तो वही क्या होती है? आगमनात्मक विधि होती है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखो, यह बड़े से छोटे की ओर चलती है। ये तो बात गलत हो गई, अपन ने तो अभी बोला कि 4 दाने लेने हैं तो 4 छोटे हुए, पूरे चावल के बारे में अनुमान लगाना है तो वो तो बड़ा हुआ। यह छोटे से बड़े की ओर निष्कर्ष निकालते हैं, ये बात आपकी सही है, तो ऑप्शन बी राइट लग रहा है। आगे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। यह केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि अपन को तो आगमनात्मक बताना है। यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि अपन को व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में नहीं बताना, आगमनात्मक के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ बी, कि यह छोटे से बड़े की ओर निष्कर्ष निकालती है। तो अपने क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और 20 में क्या लिखा है कि समंक
गिल्ली मिट्टी के समान है। कैसे हैं? गिल्ली मिट्टी के समान है। यह कथन किस तथ्य को स्पष्ट करता है? यह इस स्पष्ट करता है कि वो गिल्ली मिट्टी के समान है। आप चाहो तो उसमें कैसा ही खिलौना बना सकते हो, आप चाहो तो उससे देवता भी बना सकते हो, आप चाहो तो उससे दानव भी बना सकते हो। मतलब जो डाटा है वो रॉ है, कच्चे हैं, उससे आप कैसा ही अनुमान निकाल सकते हो। इसीलिए इस कथन में है। तो क्या लिखा है? पहला ऑप्शन कि सांख्यिकी पूर्णतः सत्य है, ये इस संदर्भ में नहीं है। समंकों का दुरुपयोग संबंध है, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर अपन चाहें गीली मिट्टी से कुछ भी बना सकते हैं, तो इसका मतलब उसका दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी केवल विज्ञान है, ये भी बात गलत है। और समंक सदैव विश्वसनीय होते हैं, ये भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी नंबर हुआ कि समंकों का दुरुपयोग संभव है। क्वेश्चन संख्या 20 कंप्लीट हुई। क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया है। डेटा शब्द किस लैटिन शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द किस लैटिन शब्द का बहुवचन है? तो अपन को पता है कि डेटा शब्द तो क्या है? बहुवचन के रूप में है। लेकिन डेटा का एक वचन रूप क्या है? वो है डेटम है। क्या है? डेटम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डेटम है। तो डेटम तो हो गया एक वचन और डेटा हो गया बहुवचन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ लिखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सांख्यिकीय समंकों के लिए आवश्यक नहीं है? सांख्यिकीय समंकों के लिए आवश्यक नहीं है। पहला, एकरूपता होगी जब भी अपन तुलना कर पाएंगे। तो तुलनीयता ये भी होनी चाहिए। उसके बाद है व्यक्तिगत मान नहीं है, अपन को समूह के रूप में मान चाहिए, तो ये इसके समंकों के लिए आवश्यक नहीं है। और चौथा है समूह स्वरूप, तो समूह में तो वो होता है। तो गलत आंसर इसमें क्या हो गया? सी नंबर हो गया। तो ये सी नंबर क्वेश्चन हो गया। इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, या तो व्यक्तियों का समूह के रूप में अध्ययन। क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। और 23 में क्या लिख रखा है कि यदि किसी निष्कर्ष को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया जाए तो सांख्यिकी में क्या समस्या उत्पन्न होती है? अपन ने जो सोर्स लिया है, जहाँ से डाटा लिया है, वहाँ से ही उसको काट देंगे तो क्या समस्या होगी? शुद्धता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? जब आपने उसका संदर्भ ही काट दिया। निष्कर्ष सार्वभौमिक हो जाते हैं, ये भी बात गलत है। परिणाम भ्रामक हो सकते हैं, ये बात सही है, क्योंकि अगर अपन ने उसका संदर्भ भी काट लिया कि अपन उसको लाए कहाँ से थे, है ना, तो भ्रामक निष्कर्ष निकलेंगे। और तुलनीयता समाप्त हो जाती है। तुलनीयता समाप्त नहीं होती, क्योंकि तुलनीयता तो 2 वस्तुओं या 3 वस्तुओं के अंदर होती। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी नंबर। क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। और 24 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित सही है? तो देखो, जॉन ग्रांट, उनका संबंध वाइटल स्टैटिक्स है, ये बात बिल्कुल सही है। फिशर महोदय ने पॉलिटिकल अर्थमेटिक बोला है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नहीं, ये तो गलत है। बाउले साहब ने कोरिलेशन दिया, ये भी बात गलत है। और पियर्सन ने लॉ ऑफ लार्ज नंबर दिया, ये भी बात गलत है। तो इसमें केवल सुमेलित करने के लिए बोला है, और वो केवल एक ही है, ए नंबर। जॉन ग्रांट ने वाइटल स्टैटिक्स दिया है समझ में? या जॉन ग्रांट को वाइटल स्टैटिक्स का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में क्या लिखा है कि सांख्यिकी का प्रारंभिक स्वरूप मुख्यतः किससे संबंधित था? जब शुरू में सांख्यिकी उपयोग में आने लगा, तब वो केवल और केवल राज्यों तक ही सीमित थी। तो देखो, व्यापारिक गणना हेतु बोले तो बिजनेस कैलकुलेशन हेतु नहीं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो राज्य संचालन हेतु, ये बात सही है। लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए, वो तो आज के समय में यूज हो रही है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, तो ऑप्शन राइट क्या हुआ? बी नंबर हुआ। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन संख्या 26 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन आया है कथन और कारण की। तो कथन और कारण को जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो कथन पढ़ेंगे, उसके बाद क्योंकि जोड़ के कारण पढ़ेंगे। अगर क्योंकि का आंसर निकल आ रहा है तो इसका मतलब वो आंसर सही है, अन्यथा वो आंसर गलत है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति आगमनात्मक होती है,
ये कथन सही है। कारण पढ़ते हैं कि सांख्यिकी छोटे समूह से पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकालती है। ये बात भी सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। बोले तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन क्या कथन कारण की व्याख्या करता है? तो अब पढ़ते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति आगमनात्मक होती है, क्योंकि सांख्यिकी छोटे समूह से पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकालती। ये बात अपन ने उसके नेचर में पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए नंबर हुआ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ चलते हैं, और 27 में भी वही कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक नहीं होते। ये बात तो सही है, ठीक है। सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक नहीं होते, ये बात सही है। सांख्यिकी समंकों में तुलनीयता, सहजातीयता तथा समूह स्वरूप आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो अब दोनों को जोड़ें कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक नहीं होते क्योंकि सांख्यिकी समंकों में तुलनीयता, सजातीयता तथा समूह स्वरूप आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन संख्या 27 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं, और 28 में क्या लिखा है कि 28 में लिखा है कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। ये भी कथन सही है। कारण क्या है कि सांख्यिकी की विधियां व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक है, पर उनका सफल प्रयोग अनुभव पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या ये कथन इस कारण का व्याख्या कर रहा है? तो देखो, सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि सांख्यिकी की विधियां व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक है, पर उसका सफल प्रयोग अनुभव पर ही निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। बोथ करेक्ट है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन कथन और कारण के ही हैं। पहला क्वेश्चन, कथन क्या बोला है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। ये बात तो गलत लग रही है। गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखो, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का प्रदर्शन करती है। संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे अगर मात्रात्मक बोलेगा तब क्वांटिटिव बोलेगा। क्या बोलेगा? क्वांटिटिव बोलेगा, तब ये कथन गलत हो जाएगा। लेकिन अभी इसने क्या बोला है? सांख्यिकी केवल संख्यात्मक, बोले तो न्यूमेरिकल फैक्ट है, तो न्यूमेरिक फैक्ट का अध्ययन करती। ये बात बिल्कुल सही है। गुणात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी में व्यक्त नहीं किया जाता, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष रूप से तो केवल और केवल मात्रात्मक किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों का तो केवल अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब कथन ए भी सही और कारण आर भी सही है, और कथन है जो कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए होगा। अब क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं, और 30 में क्या लिखा है कि सांख्यिकी परिणाम सदैव पूर्णतः सही होते हैं। सदैव पूर्णतः सही होते हैं। सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित तथ्यों का अध्ययन करती है। तो देखो, सांख्यिकी परिणाम सदैव पूर्णतः सही होते हैं, ये बात मेरे को गलत लग रही है। क्या लग रही है? गलत लग रही है। पूर्णतः सही नहीं होते, कभी कभार सही होते हैं, ये 100% सही नहीं होते। दूसरा, सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित तथ्यों का अध्ययन करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कारण कथन है वो गलत हो गया, तो ए गलत हो गया। तो देखो, ए असत्य हो गया, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो कारण है जो आर है वो सही है, बोले तो रीज़न सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका? सी नंबर सही। क्वेश्चन आगे बढ़े, आगे 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर में क्या लिखा है
कि जॉन ग्रांट को वाइटल स्टैटिक्स का जनक कहा जाता है? ये बात भी सही है। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। ये बात भी सही है। तो क्या कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है? वो भी सही कर रहा है। तो आंसर राइट क्या हुआ? ए नंबर क्वेश्चन राइट हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर में क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का विकास जुए से जुड़े प्रश्नों से हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्रोबेबिलिटी थ्योरम का प्रारंभिक विकास जुए वाले जो खेलने वाले सटोरिये हैं उन्होंने किया था। कारण में क्या लिखा है? पास्कल और फॉर्मेट ने प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट को हल किया। पास्कल और फॉर्मेट ने प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट का हल किया। ये बात भी बिल्कुल सही अपन ने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? जब अपन ने उसका सांख्यिकी का विकास पढ़ा था। और अगर किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को लेने से पहले वो थ्योरी वाली क्लास ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका क्वेश्चन भी ज़्यादा राइट होंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए नंबर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। कारण क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण के ही हैं। कथन क्या है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों की अपेक्षा समूह का अध्ययन करती है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि एक या दो मान सांख्यिकी नहीं कहलाते। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए की तरफ हुआ। क्वेश्चन संख्या 34 क्या लिखा है कि सांख्यिकी का उपयोग केवल अर्थशास्त्र में होता है। ये बात बची नहीं, क्योंकि सांख्यिकी का उपयोग ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। कोई सा भी आज की तारीख में विषय नहीं है जहाँ स्टैटिक्स का उपयोग नहीं होता। कारण सांख्यिकी विधियाँ सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में भी उपयोगी है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन केवल अर्थशास्त्र में उपयोग होता है, ये बात गलत है। तो इसका मतलब ए तो फॉल्स हो गया, बट आर इज ट्रू हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। और 35 में क्या लिखा है? 35 में लिखा है कथन के तौर पे कि सांख्यिकी में अवलोकन, परिकल्पना, पूर्वानुमान और प्रशिक्षण जैसे चरण पाए जाते हैं। सही बात है। ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, प्रेडिक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है। और कारण क्या है? कॉस्टन एंड काउडन ने सांख्यिकी को वैज्ञानिक विधि कहा है। यही बात है। जब कॉस्टन एंड काउडन ने सांख्यिकी को वैज्ञानिक विधि कहा था, तो उसी वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण बताए थे। उस चरण में 4 चरण थे: अवलोकन, परिकल्पना, पूर्वानुमान और वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन संख्या 36 की तरफ चलते हैं। और 36 में क्या लिखा है? 36 में लिखा है कि समंकों के प्रति अविश्वास का मुख्य कारण उनका दुरुपयोग है। बोले तो मिसयूज है। कारण सांख्यिकी में अज्ञान रखने वाले व्यक्ति प्राय गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन है जो कारण की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। और क्या लिखा है 37 क्वेश्चन? कि कथन लिखा है कि फिशर को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहते हैं। आर.ए. फिशर महोदय को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहते हैं। बिल्कुल सही। तो केवल सांख्यिकी का जनक कौन हुआ? गॉटफ्राइड एचेनवर्थ। कारण क्या है? किन्होंने फिशर महोदय ने एनोवा एनालिसिस, सैम्पलिंग थ्योरम और डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विकसित किए। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए कथन ए भी सही, कारण आर भी सही, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसलिए आंसर हो गया ए। 38 की तरफ चलते हैं। और 38 हमें क्या बताता है? कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सांख्यिकी केवल साधन है। बोले तो ओनली फॉर टूल है, साध्य नहीं है। सांख्यिकी नियमों के अनुसार कार्य करने वाली एक टेक्निक है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सांख्यिकी केवल साधन है, साध्य नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी नियमों के अनुसार कार्य करने वाली एक तकनीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ।
क्वेश्चन संख्या मैचिंग का। अब ये मैचिंग के क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा किससे मैचिंग है। तो एक लिस्ट बना रखी है सूची 1 जिसमें ए बी सी और डी ऑप्शन है, और सूची सेकंड बना रखी है जिसमें 1 2 3 और 4 ऑप्शन है। अब मैचिंग करना है कि कौन सा किसका सही है। तो देखो जो भी आपको आता है उसमें से एक पिकअप करते हैं। तो सबसे इजी अपन को क्या लिखता है, जैसे आर ए फिशर महोदय है, तो आर ए फिशर क्या थे, मॉडर्न स्टैटिक्स थे। क्या थे, मॉडर्न स्टैटिक्स, बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स मतलब ए का कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया। तो पहले देखते हैं एक का 3 नंबर, एक का 2 नंबर, एक का 4 नंबर और एक का 3 नंबर। मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहां एक का 3 आया है, ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन। इसका मतलब बी और सी तो कट गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा है जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट उन्होंने क्या दिया था, वाइटल स्टैटिक्स दिया था। तो बी का ऑप्शन क्या होगा, बी का हो गया 1 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ है, ए में है या डी में है, सब ए में है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो आर ए फिशर को क्या हुआ, मॉडर्न स्टैटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। जॉन ग्रांट का क्या हुआ, वाइटल स्टैटिक्स। रैगनर फ्रिश ने कहाँ यूज किया, इकोनोमेट्रिक। और डी ऑप्शन कार्ल पियर्सन, कोरिलेशन से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 40 की तरफ, और 40 में क्या लिखा है, मैचिंग द करेक्ट क्वेश्चन। मैचिंग द करेक्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करेक्ट करें। तो लिस्ट ए दे रखी है और लिस्ट बी दे रखी है। क्या दे रखी है, लिस्ट ए दे रखी है और लिस्ट बी दे रखी है। लिस्ट ए में बाउले, बॉर्डिंगटन, वॉल्स एंड रॉबर्ट एंड किंग महोदय दे रखे हैं, और कुछ परिभाषाओं के कीवर्ड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कीवर्ड दे रखे हैं। तो देखो बाउले महोदय का क्या है, माध्यम का विज्ञान, ये तो अपन इम्पोर्टेंट लगाया था। तो ए का क्या हो गया, तीसरा नंबर हो गया। तो ए का तीसरा नंबर ऑप्शन केवल ए में है, ये केवल ए नंबर में है। तो इसका मतलब अब अपन को दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे अपना पेपर के अंदर टाइम बचेगा। तो बाउले का हो गया माध्यम का विज्ञान, बॉर्डिंगटन का हो गया अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान, वॉल्स एंड रॉबर्ट का क्या हो गया, विवेकपूर्ण निर्णय की विधि, और किम का क्या हो गया, सामूहिक घटनाओं पर निर्णय। क्वेश्चन संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं, और 41 भी क्या है, मैचिंग वाले क्वेश्चन है। तो अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 लिख रखी है, संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। ये क्या है, ये सांख्यिकी रीतियाँ जो अपन ने स्टैटिकल मेथड पढ़े थे वो मेथड ही है। इन सब के अलग अलग चैप्टर हैं जो अपन आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। संकलन, संकलन क्या होता है, कलेक्शन होता है। जब अपन आंकड़ों का इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। तो तथ्यों का अध्ययन करना, तथ्य एकत्रित करना, तो तथ्यों को एकत्रित करना क्या कहलाता है, संकलन कहलाता है। तो पहले का क्या हो गया, बी हो गया। पहले का बी कितने ऑप्शन में है, केवल ए में है और डी में है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रेजेंटेशन करना। वो प्रेजेंटेशन आप चाहे टेबल के माध्यम से करो, चाहे ग्राफ के माध्यम से करो, चाहे चित्र के माध्यम से करो। तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया 3 नंबर। बी का क्या हो गया, 3 नंबर। और सी का क्या हो गया, सी का है विश्लेषण। विश्लेषण कहाँ करते हैं, जब तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और निर्वचन कब करते हैं, जब अपन उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो 41वें का राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्वेश्चन संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं, और 42 में क्या लिख रखा है, वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या क्या लिख रखा है, सूची 1 और सूची 2। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन और वेरिफिकेशन, इन सब का हिंदी अर्थ बोला है। ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन करना मतलब अवलोकन करना। तो पहले का क्या हुआ, 3 हुआ। तो पहले का 3 किस में, ए में भी है और सी में भी है। तो क्यों ना अपन इसके डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो डी में वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन क्या होता है, परिकल्पना। इसका मतलब डी में ए ऑप्शन कहाँ है, केवल और केवल ए के अंदर है। तो जल्दी क्वेश्चन करने के लिए अपन पहले ए ऑप्शन, एक कोई भी ऑप्शन जो अपन को आता है पहले वो पकड़ेंगे, उसके बाद उसको आगे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन संख्या 34 की तरफ चलें, और 34 में क्या है, 34 में बोला गया है कि सही मिलान कीजिए। सही मिलान क्या है कि गुणात्मक तथ्य लिख रखा है, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्य लिख रखा है, आगनात्मक पद्धति लिख रखा है और निगनात्मक पद्धति लिख रखा है। तो अपन ने
पढ़ा था कि गुणात्मक तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है और संख्यात्मक तथ्य बोले तो मात्रात्मक तथ्य। कैसे? संख्यात्मक नहीं, यहाँ पे मात्रात्मक तथ्य आएगा। मात्रात्मक तथ्य जो भी होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से ना होके प्रत्यक्ष रूप से आता है। तो ए का तो हो गया 2 नंबर और बी का हो गया 1 नंबर। ठीक है, तो ए का तो हो गया 2 नंबर और बी का हो गया 1 नंबर। ए ऑप्शन ही अपना सही है। आगनात्मक पद्धति क्या होती है? छोटे से बड़े की ओर, और निगनात्मक पद्धति क्या होती है? बड़े से छोटे की ओर। क्वेश्चन संख्या 44 की तरफ चलते हैं। 44 में भी क्या है? मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सही मिलान कीजिए कि सांख्यिकी की सीमा, सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का दुरुपयोग और सांख्यिकी का स्वरूप। मतलब सूची सेकंड के अंदर कुछ की पॉइंट है वो बताने हैं कि वो सांख्यिकी की लिमिटेशन से है, या वो उसकी इम्पोर्टेंस से है, या उसके दुरुपयोग से है, या उसके नेचर से है। तो देखो, कला व विज्ञान ये क्या है? ये सांख्यिकी का नेचर है। तो नेचर है तो इसका मतलब डी का क्या हो गया? 4 हो गया। तो डी का 4 किस में है? केवल और केवल ए ऑप्शन में। इसका मतलब सांख्यिकी की सीमा में क्या आ गया? परिणाम लगभग सही, 100% सही। बी हो गया सांख्यिकी का महत्व, तो महत्व में क्या आएगा? शासन प्रबंध के नेतृत्व। सांख्यिकी का दुरुपयोग में क्या आएगा? संदर्भहीन निष्कर्ष। और सांख्यिकी का स्वरूप में क्या आएगा? विज्ञान और कला दोनों है। बोले तो नेचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है? बोथ है, साइंस एंड आर्ट्स है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में क्या लिख रखा है? वही मैचिंग लिख रखा है कि सहसंबंध, टी वितरण, काई स्क्वायर टेस्ट और रिग्रेशन किन किन महोदय ने दिया। तो पहला ही ऑप्शन अपन देखते हैं, सहसंबंध। नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। टी वितरण पढ़ा होगा, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा होगा, रिग्रेशन पढ़ा होगा। ये अपन जैसे जैसे आगे चैप्टर करेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन उनसे संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं उनका अध्ययन अपन अभी कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हो सकता है कि अपन जब चैप्टर के अंदर चले जाएं तो वहाँ अपन इसको स्किप कर देंगे। और आजकल पेपर सेटर आपका केवल और केवल कंसेप्ट देखता है कि आपने कितना डीप पढ़ा है, वो नहीं, आपने कितनी मामूली सी चीज़ छोड़ दी है जल्दबाजी में, वो आपको वहाँ आपको वो हिट करने की कोशिश करता है। तो सहसंबंध गॉल्टन से संबंधित है, टी डिस्ट्रीब्यूशन गॉस्ट से संबंधित है, काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन से संबंधित है, और रिग्रेशन फिशर से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए ही आंसर हुआ इसका। यहाँ तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में अपन आगे वाले और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उस यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और अगर किसी ने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पढ़ ले, उसके बाद ये क्वेश्चन करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे वाली नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और एक और काम, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको बुरा भी लगे तो भी अपना नीचे कमेंट में सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।